हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट मुझे जो मिल रहा था फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, जो कि बाकी भी था, तो उसको लेके अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। एंड एज यू कैन सी फ्रॉम बेसिक प्रोबेबिलिटी पार्ट, जो छोटा सा जो पोर्शन रिमेनिंग था, दैट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। तो हियर वी आर विथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो आएगा ये जस्ट इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ही तुरंत बाद ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पोर्शन हमें देखने को मिल जाएगा। तो मैं उस वहाँ पे उसको एडजस्ट कर दूंगा, मतलब वीडियो में वहाँ पे डाल दूंगा, लेकिन तुम लोगों को जो पढ़ना है वो इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ लिया, फिर उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद बेस थ्योरम। इस तरीके से पढ़ने से जो है ये फर्स्ट मॉड्यूल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड जो थर्ड मॉड्यूल जो बाकी है मुझे पता है, दैट इज़ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी से। मैं वो थोड़ा सा मैं इसीलिए भी मैं वो अवॉइड कर रहा हूँ। एक तो क्वेश्चंस कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम। दूसरा थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, लेकिन अगर तुम लोग चाहोगे तो डेफिनेटली करवा दूंगा। लेकिन अगर स्किप भी करना चाहो तो भी ठीक है, अगर कर लो तो बहुत बढ़िया। अगर चाहो थोड़ा सा रिस्क लेके स्किप करना तो वो कर सकते हो। ठीक है, एनीवे, सो विदाउट फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट द टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो हम समझेंगे थ्रू एन एग्जांपल। देख सकते हो एक अजीबोगरीब एग्जांपल तुम लोग के सामने है, मैं इसको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ठीक है, अच्छा, तो जैसे कि मैंने बहुत बार बताया है प्रोबेबिलिटी में कि प्रोबेबिलिटी का बहुत सारा कंसेप्ट्स, बहुत कुछ डेफिनेशंस, थ्योरम, एटसेट्रा, रिजल्ट्स वगैरह हमें कैसीनो से मिला है। एंड ये मजाक नहीं है, बिल्कुल सच है। कैसीनो में जो लोग पहले, अभी भी जो लोग खेलते हैं ना, उन लोग जो जीतते हैं, उनका प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है उन लोगों का। ठीक है, तो मान लो कैसीनो में ही फिर से हम लोग पहुंच गए, एंड कैसीनो में एक गेम है। एक किस तरीके का गेम है, मान लो कि एक बड़ा सा बॉक्स है। ठीक है, और उस बॉक्स में एक ऐसा अ, एक ऐसा डिजिटल वॉच उसमें फिटेड है। ठीक है, तो क्या बता रहा हूँ मैं कि मान लो एक ऐसा एक बॉक्स है बड़ा सा। ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर एक ऐसा यहाँ पे एक डिजिटल वॉच जो है ये फिट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्विच है, और इस स्विच को प्रेस करने से उस डिजिटल क्लॉक के ऊपर 0 से लेकर 9 तक का कोई भी नंबर विजिबल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कैच क्या है कि वो जो बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर एक डोर है जो कि क्लोज्ड है। तो डेफिनेटली हम देख नहीं सकते हैं कि कौन सा नंबर उस डिजिटल क्लॉक के ऊपर विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो क्या सिचुएशन है, मान लो मेरे पास अभी कुछ है नहीं दिखाने लायक हाथों के सामने। तो एनीवेज ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स का फ्रंट है जो कि क्लोज्ड है, एक दरवाजा जैसा है। और इसके पीछे, इसके नीचे अंदर क्या है, इसके अंदर एक ऐसा डिजिटल वॉच है, और उस डिजिटल वॉच में 0 से लेकर 1 तक का कोई भी नंबर विजिबल हो सकता है एक स्विच प्रेस करने से। लेकिन क्योंकि वो दरवाज़ा क्लोज्ड है, डोर का जो बॉक्स का जो डोर है वो क्लोज्ड है, तो इसीलिए हम लोग देख नहीं सकते कि कौन सा नंबर वहाँ पे आ रहा है। अच्छा, और वो जो डिजिटल क्लॉक में हमें पता है, डिजिटल क्लॉक सभी के पास होता है, घर में भी होता है। तो डिजिटल क्लॉक में जो नंबर विजिबल होता है ना, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। हमें वो पता है कि ऐसे मान लो कि 3 जो नंबर होता है वो कुछ इस तरीके से दिख जाता है ऑन अ डिजिटल क्लॉक। मतलब जो भी नंबर वहाँ पे विजिबल हो वो इस तरीके से टोटल सेवन ऐसे छोटे छोटे पार्ट से जुड़ा हुआ बनता है। और यहाँ पे इन पार्ट्स को तुम लोग देख सकते हो, ABCD करके मैंने उन छोटे छोटे पार्ट्स को मैंने मार्क कर दिया है ना। ये ऊपर वाला हो गया A, ये साइड में B, इधर पे C, इधर ये है, ये मिडिल वाला जो है वह D, E, F, G है ना। जो जो भी नंबर्स फॉर्म होगा इनमें से कोई कोई पार्ट विजिबल होगा, कोई कोई नहीं विजिबल होगा। जैसे कि 3 में क्या हो रहा है, देखो 3 में A पार्ट विजिबल हो रहा है, A, C, D, F, G। बाकी जो है बी एंड डी ये 3 के लिए विजिबल नहीं होगा। इस तरीके से 0 से 9 में से कोई भी नंबर इस फॉर्म में विजिबल हो जाएगा ऑन दैट डिजिटल क्लॉक। ठीक है, स्विच प्रेस करने से, क्योंकि डोर क्लोज है तो हम यहाँ से कुछ भी गेम जनरेट कर सकते हैं ना, कैसीनो की गेस करो इस टाइप का, है ना। और कैसीनो में तो यही होता है, गेसिंग का, है ना। तो ये फिलहाल ये सिचुएशन है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद एक हम लोग मतलब एक चैलेंज कर रहे हैं, है ना। एज ए चैलेंज हम लोग ले रहे हैं कि
जो नंबर विजिबल होगा वो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। दिस इज द गेम, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको इवन नंबर के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करना चाहते हैं या फिर इस गेम को खेलना चाहते हैं। तो मान लो मतलब एक ऐसा चैलेंज है कि अगर इवन नंबर आएगा तो ये प्राइस है और अगर नहीं आएगा तो कुछ प्राइस नहीं है। तो इवन नंबर के ऊपर ये चैलेंज है, ओके। तो फिलहाल जो सिचुएशन है तो देख लो 0 से 9 तक कितने सारे इवन नंबर्स है। बाय द वे हम लोग 0 को भी इवन नंबर लेते हैं क्योंकि हम लोग 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू 2 इस फॉर्म में। तो जिस भी नंबर को हम लोग 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं वो तो इवन नंबर होता है ना, तो इसीलिए 0 को भी इवन नंबर लिया जाता है। तो इवन नंबर हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, फ्रॉम 0 to 9 इवन नंबर क्या क्या है, दैट इज 0 2 4 6 8, एज सिंपल एज दैट, चलेगा। अच्छा, अभी इसके बाद देखो, तो इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, मुझे रिजल्ट एज ए रिजल्ट मुझे मिल सकता है फॉर एन इवन नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगा उसका, दैट इज ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम इसको इस तरीके से लिखे कि द प्रोबेबिलिटी, आ गया कर्सर कहाँ गया, हाँ, द probability of getting an even number। सो क्या हो जाएगा, तुम लोग बोलोगे सर टोटल 10 नंबर है, 0 से 9 तक टोटल 10 नंबर है ना। ये जो सैंपल साइज है, ये जो सैंपल सेट है, इसमें टोटल 10 नंबर है और ऑड नंबर आपके पास है टोटल 5। तो नंबर ऑफ टोटल केसेस नीचे रहेगा 10, द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस रहेगा ऊपर, दैट इज 5, दैट इज टोटल 5 इवन नंबर्स आर देयर। तो इसका मतलब इवन नंबर मिलने का जो प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगा दैट इज 1/2। बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चल अब यहाँ पे तो यहाँ तक तो बिल्कुल चीज़ें जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें कोई मुश्किल वाला कुछ है नहीं। अब यहाँ पे कंडीशन ऐड किया जाता है ना। अब इसको थोड़ा सा मुश्किल बनाया जाता है क्वेश्चन को। इतना हलवा क्वेश्चन थोड़ा ही ना, इतना हलवा चैलेंज थोड़ी ना देगा कैसीनो में। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो वो जो डोर था जो क्लोज था, अब उसके सेंटर में ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में इस जगह पे एक छोटा सा छेद है और उस छेद में से तुम लोग देख सकते हो कि वो जो नंबर विजिबल होगा उसका मिडिल वाला पोर्शन, बिल्कुल मिडिल वाला पोर्शन तुम लोग, मिडिल वाला पार्ट तुम लोग बिल्कुल देख सकते हो। ये सिचुएशन है। फिर से बता रहा हूं, वो जो डोर है वो तो क्लोज है, जिसके पीछे नंबर है तो मैं तो देख नहीं सकता, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इसके बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा छेद है, होल है छोटा सा, जिसमें से तुम लोग सिर्फ और सिर्फ ये जो मिडिल का पार्ट है ये देख सकते हो। दैट इज डी जो पार्ट है, ये जो डी जो पार्ट है ये तुम लोग देख सकते हो। क्या देख सकते हो कि वो विजिबल हो रहा है कि या नहीं, वो विजिबल हो रहा कि नहीं ये तुम लोग देख सकते हो थ्रू दैट होल इन द सेंटर पार्ट ऑफ दैट डोर, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने स्विच प्रेस कर दिया तो कोई ना कोई नंबर विजिबल होगा। तो बस अगर वो छोटा सा वो हमें छेद मिल जाए जहां से हम लोग देख सके कि वो होल मतलब वो मिडिल डी पार्ट का लाइट ऑन हो रहा है कि नहीं, दैट डी पार्ट इज विजिबल और नॉट, है ना। मतलब विजिबल मतलब समझ में आ रहा है ना कि 3 के लिए मान लो अगर ये 3 वाला जो एग्जांपल है तो जो टोटल 7 पार्ट्स है छोटा छोटा, उनमें से 3 के लिए जो पार्ट्स है सिर्फ वो उसका लाइट जलेगा, बाकी पोर्शन का लाइट नहीं जलेगा, तो वो विजिबल नहीं होगा। इस तरीके से 3 जिस तरीके से होता है डिजिटल क्लॉक में, ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है। तो अगर उस छेद में से ये डी वाला पार्ट मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो उस ये वाला कंडीशन यूज करके, देखो ऑलरेडी कंडीशन वर्ड मेरे जुबान पे आ रहा है और हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो ये कंडीशन देख के मैं जो हम लोग का जो ये सेट था उसको थोड़ा सा और नैरो डाउन कर सकता हूँ, या फिर रैदर मैं एक नया सेट बना सकता हूँ कि ये सोच के कि जिन लोग कौन कौन इनमें से 0 से लेके 9 तक के बीच में जो नंबर्स है उनमें से ऐसा कौन कौन सा डिजिट्स है, कौन कौन सा नंबर्स है जिनका बीच में ये जो डी वाला पार्ट है वो है ही नहीं। क्योंकि क्या बोला मैंने कि वो छोटा सा होल है और उस होल में से हम लोगों को दिख रहा है कि दैट मतलब आफ्टर प्रेसिंग द लाइट ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि दैट डी पार्ट इज नॉट विजिबल, मतलब डी का लाइट नहीं जल रहा है, डी पार्ट इज नॉट विजिबल, डी पार्ट इज नॉट विजिबल। दैट मीन्स डी का लाइट नहीं जल रहा है, मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर्स है जहाँ ये मैंने यहाँ पे दिखाया है उनमें से हमें सिर्फ अब वो नंबर्स पिक करना है जिनका बी वाला पार्ट
कभी नहीं जलता है, बी वाला पार्ट सॉरी बी नहीं डी वाला पार्ट विजिबल ही नहीं होता है। तो अगर देखोगे तो इनमें से केवल सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसे नंबर है जिनका डी वाला पार्ट विजिबल नहीं होता है, दैट इज 1 0 एंड 7, 0 1 एंड 7। बाकी सभी के अगर देखोगे नंबर्स को यहाँ पे देखोगे, देखो 3 का जो है डी वाला पार्ट विजिबल है, यहाँ 9 का भी डी वाला पार्ट विजिबल है, 5 का डी वाला पार्ट भी जलता है, 2 ले लोगे, 8 ले लोगे, 4 6 सभी का जो है डी वाला पार्ट जलता है, दैट इज विजिबल है। लेकिन 1 0 एंड 7 कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका डी वाला पार्ट का लाइट नहीं जलता है, राइट। तो इसका मतलब जब मैं देख रहा हूँ उस छोटा सा जो होल है, छेद है, उसमें से अगर जब मैं ये मुझे दिख गया चुपके से कि डी पार्ट का लाइट नहीं जल रहा है, दैट मीन्स एक मेरे दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि सर ये नंबर 1 0 या 7 में से ही कुछ हो सकता है, 1 0 या 7 में से ही कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये मुझे एक मिल गया कंडीशन से, एक ये मुझे मिल गया, ठीक है। अब टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था इवन नंबर मिलना। तो अब अगर देखोगे इनमें से इवन नंबर कौन सा है सर, इवन नंबर इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दैट इज 0। इवन नंबर इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दैट इज 0। सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या फिर बन गया, सो द प्रोबेबिलिटी हैज बिकम फॉर दिस रिड्यूस्ड केस, प्रोबेबिलिटी हैज बिकम, देखो कितने नंबर्स हैं यहाँ पे सर, 3 नंबर्स आर देयर जिनके बीच में जो डी पार्ट है वो जलता नहीं है, उसका लाइट नहीं जलता है, ऐसा हाउ मेनी टोटल नंबर्स आर देयर सर 3, और उनमें से मुझे चाहिए इवन नंबर जो कि है 0 और वो एक ही है, number of favorable case is 1, total number of cases 3, so the reduced probability for this case has become 1/3, ठीक है। अब इस पूरे सिचुएशन को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन या फिर कंसेप्ट के साथ हम इसको जोड़ते हैं, आ जाओ। अब देखो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो कि जो शुरू में जब हमारे पास वो ये वाला एक्स्ट्रा कंडीशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब हमारे पास नहीं था, तब हम लोग का सैंपल स्पेस क्या था, रुक जाओ थोड़ा सा इंक चेंज कर ले, पर्पल कर लेते हैं, चलो नया लोगो नया कलर पर्पल, ओके। सो क्या बोल रहा था, हाँ, तो पहले जो सैंपल स्पेस था ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस, जब हमारे पास वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं था, है ना, तो हम लोग का सैंपल स्पेस क्या था, सैंपल स्पेस था, मैं इसको एस, हम लोग सैंपल स्पेस को जनरली एस से डिनोट करते हैं, और ये सैंपल स्पेस था 0 से लेके 9 तक का सभी डिजिट्स, सभी नंबर, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा सैंपल स्पेस। फिगर 3 देखना, थर्ड फिगर देखना, ठीक है, फिगर 1 एंड फिगर 2 मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब फिगर 3 को देखना, ओके डन, ओके। तो अभी जो इवेंट है, जो इवेंट है, ये इवेंट क्या डिनोट करता है, इवेंट ए डिनोट करता है कि इवन नंबर्स, ठीक है। तो मेरा ये जो इवेंट स्पेस बनेगा, इसमें कौन कौन से नंबर रहेगा सर, 0 2 4 6 8, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए सेट को मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है, देख सकते हो, और मैंने मार्क भी कर दिया है 0 2 4 8 एंड 6, ओके चलेगा। अच्छा अभी यहाँ तक चलो डन था। अभी जो आफ्टर गेटिंग दैट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, आफ्टर गेटिंग द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मतलब वही, जब हमें दिख गया कि द मिडिल पार्ट का लाइट जो है वो नहीं जल रहा है, मिडिल पार्ट इज नॉट विजिबल, या फिर इज नॉट, क्या बोल सकते हैं, विजिबल लिख देता हूं, तुम लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा, मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूं कि मिडिल का लाइट नहीं जल रहा है, मतलब डी का लाइट नहीं जल रहा है। तब इन दिस केस हम लोग का अभी सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, फिर इस अभी रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस करके मैं लिख रहा हूं, रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस, इसको मैं बी नाम दे देता हूं, ठीक है। रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस मतलब अभी मुझे ऐसा वो नंबर सिर्फ पिक करना है, वो डिजिट्स पिक करना है जिनका बी लाइट नहीं जलता, सॉरी बार बार बी बोल रहा हूं, जिनका डी लाइट नहीं जलता है, डी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी लाइट जिन लोगों का नहीं जलता है। तो वो कौन कौन सा है सर, देखो मैंने यहाँ पे फिगर 4 देखना, अभी फोर्थ फिगर देखना, लास्ट वाला फिगर देखना, देखो यहाँ पे मैंने बी मार्क कर दिया है, और इसमें है क्या 0 1 एंड 7, ठीक है। अच्छा तो अभी इस सिचुएशन में हम लोग का ये जो ए इवेंट था, सो नाउ द ए इवेंट इज रिड्यूस्ड टू, अभी इसमें ये पता है किसमें रिड्यूस हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में ये रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर ए मेरे पास पहले से था जो कि
इवन नंबर्स को लेके मैंने बनाया था ए इवेंट, बहुत बढ़िया। और अभी मेरे पास बी इवेंट है जिसमें मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि बी का लाइट, डी वाला पार्ट का लाइट नहीं जल रहा है। तो ऑब्वियसली दोनों को लेने के लिए, ए एंड बी दोनों को एक साथ में सेटिस्फाई करने के लिए हमें दोनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट है, कॉमन पार्ट है, वो चाहिए। देखो मैंने वो यहाँ पे मार्क कर दिया, दैट इज 0। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट रहेगा, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। तो ए जो मेरा इवेंट स्पेस था वो अभी रिड्यूस होके ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा, रिड्यूस्ड इवेंट स्पेस फॉर द सेकेंड केस, जब हमें वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गया। तो अभी अगर मैं अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो मेन पार्ट है इसका, ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको इससे लिखते हैं, है ना, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसके बाद ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी हम लोग का जो कंसर्न है, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ए इंटरसेक्शन, सॉरी ऐसा लिखना सही रहेगा कि एक सेकेंड मैं इसको क्लीन कर दूं थोड़ा सा। ओके, सो अगर मैं अभी ये क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि हाउ मच पोर्शन इज ऑक्युपाइड बाय ए इंटरसेक्शन बी इनसाइड बी, ठीक है। इस टेकन के जगह पे लिखना सही रहेगा ऑक्युपाइड, मतलब बी के अंदर ए इंटरसेक्शन बी कितना पोर्शन लेके बैठा हुआ है। तो अगर हम अभी बी सेट देखें, ये है बी सेट, और इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी कितना पोर्शन लेके बैठा हुआ है। अगर हम लोग ये क्वेश्चन पूछे तो इसका जो आंसर होगा, द आंसर विल लुक लाइक दिस, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के अंदर, सॉरी बी सेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी कितना जगह लेके बैठा हुआ है, एंड उसका जो डेफिनेशन होगा या फिर उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट विल लुक लाइक दिस। नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा जिसके अंदर ऊपर वाला सेट है वो रहेगा नीचे, और कितना पोर्शन लेगा वो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो यही तो किया हम लोगों ने बेटा। ये जो 1/3 था, ये 1/3 क्या था सर, 1/3 था, है ना। देखो ये देखो समझना, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो हम लोगों ने लिखा था, यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना था सर, ओनली 1। तो बेसिकली ये जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई, और नीचे क्या होगा बी का एन, दैट इज नंबर ऑफ इवेंट्स एन ऑफ बी। तो अगर तुम इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दो, है ना, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दो तो वही बन रहा है। ऊपर रहेगा इंटरसेक्शन और नीचे रहेगा वो इवेंट, बी इवेंट। 1/3 तो मिला था हमें, सही है। तो ये जो मिला, इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, दिस टर्म इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसी टर्म को ही हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला जाता है इसी टर्म को। तो दिस इज हाउ प्रोबेबिलिटी, दिस इज हाउ द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज मेड। दिस इज हाउ द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज मेड, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन गिवन बी, ऑन गिवन बी। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन गिवन बी और गिवन बी, ठीक है। और इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा कुछ इस तरीके से जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, लाइक दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है। चलो इसको ये पूरा यहाँ पे मैंने जो इसका कंसेप्ट है, किस तरीके से हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मिलता है, वो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है। अभी इसका जो फॉर्मल डेफिनेशन बनता है, जिस तरीके से इसको लिखा जाता है, कुछ कंसेप्ट्स है, वो मैं यहाँ पे तुम लोग को समझा देता हूँ। अच्छा देखो, वी कंसिडर 2 इवेंट्स ए एंड बी connected with random experiment E. Okay, let us take the hypothesis that the event A has occurred in A times and B occurs simultaneously with A in intersection B times, ठीक है, with A in intersection B times in n repetitions of the experiment E. Then the ratio this is called कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन द हाइपोथेसिस ए।
इन लोगों ने सिर्फ उल्टा लिखा है ना। मैंने वहाँ पे a बाई बी समझाया था, यहाँ पे b बाई ए है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी को इंटरचेंज किया गया है, ऐसा नहीं है कि देखो कि यहाँ पे हमेशा इसी को बी लेना है एंड उसको ए लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था। अगर तुम लोग इसको उल्टा कर दोगे, है ना, मतलब अगर तुम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए निकालना चाहोगे, कोई दिक्कत नहीं, तो नीचे यहाँ पे बी के जगह पे ए आ जाएगा और कुछ नहीं। मतलब कुछ नहीं, ये ए एंड बी इंटरचेंज हो रहा है, ए एंड बी हम लोग सिर्फ इंटरचेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये देखो, अच्छा कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ समझने के लिए तुम लोग यहाँ पे समझो। बाकी जो डेफिनेशन अगर फॉलो करना चाहो तो मैंने यहाँ पे जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन दिखाया है उसी को ही फॉलो करो इस पेज में, और कुछ नहीं, ठीक है। ये कंसेप्ट है, इस तरीके से इसको हमें बनाना है, इस तरीके से हम इस चीज़ को मिलते हैं, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस तरीके से मिलता है, दैट्स इट। अभी हम आगे से ये फॉर्मूला फॉलो करते हुए चलेंगे। फॉर्मूला क्या है पहले तो ये समझ लो। अच्छा, इस तरीके से, हालांकि मैंने इसको बुक में से लिखा है, लेकिन इस तरीके से लिखना सेम ही रहता है। तुम लोग इसको जब लिखोगे ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे एक लंबा ऐसे लाइन देना, फिर उसके बाद ए देना, और ऐसे डिवीजन वाला साइन मत देना, क्योंकि जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे डिवीजन साइन देने से, लेकिन ये साइन ज़्यादा सही चलता है इन मैथमेटिक्स और इन प्रोबेबिलिटी, दिस पार्ट मतलब इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है, तो पहले तो ये समझ लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए का ये फॉर्मूला बनेगा। वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे मेरा फॉर्मूला था, मतलब अभी जो हम लोगों ने समझा उसमें ए अपॉन बी था, और ए अपॉन बी था, इसीलिए ऊपर जो था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था, इसमें ऊपर ये सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पे जो अपॉन जो मैं बोल रहा हूँ, जो नीचे है एक्चुअली, वो यहाँ पे नीचे आ जाता है। तो वहाँ पे हम लोग के बी नीचे था, यहाँ पे इसलिए डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिला था, और यहाँ पे जो हम लोगों ने डिफाइन किया है उसमें क्योंकि ए नीचे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए है, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें नीचे देखने को मिलेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे सिमिलरली द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन द हाइपोथेसिस दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, उसका भी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उधर। तो अगर मैं मोटा मोटा ये बात बताऊं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फंडा क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से हो रहा है कि दो इवेंट है, सपोज दो इवेंट है ए एंड बी, प्रोवाइडेड बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, प्रोवाइडेड बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, इसके ऊपर, इस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके हमें बोला गया है कि अभी ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालो। क्या बोला मैंने कि दो इवेंट्स है ए एंड बी, जो कि ए की सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट ई के साथ कनेक्टेड है, प्रोवाइडेड बी इवेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, दैट इज बी इज अ सर्टेन इवेंट, बी इज अ सर्टेन इवेंट। तो अभी इस सिचुएशन में ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालो। तो इसको जब हम लोग डिनोट करते हैं सिंबॉलिकली, उसका नोटेशन बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, मतलब जो नीचे रहेगा, जो डैश है, जो लाइन है, उसके नीचे साइड, राइट साइड में रहेगा, या फिर अगर इसको डिवीजन जैसे सोचोगे तो इसका नीचे जो रहेगा, दैट इज द सर्टेन इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है, जो डेफिनेटली ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी ऑकर्ड। उसके ऊपर डिपेंड करके जो ऊपर जो न्यूमरेटर में जो इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी निकालने को ही हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है? और इसका जो फॉर्मूला बनता है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये जो फॉर्मूला बना, ये कैसे बना वो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लास्ट क्वेश्चन या एग्जांपल वो मैंने समझाया था, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए तुम लोगों को जो याद रखना है वो है ये फॉर्मूला, दैट्स इट। अब ये डिपेंड कर रहा है कि तुम लोग नीचे बी ले रहे हो या ए, अकॉर्डिंगली ये डिनोमिनेटर चेंज होगा और कुछ नहीं। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में वो इवेंट आएगा जो ऑलरेडी हो चुका है, जो सर्टेन इवेंट है, ठीक है। और यहाँ पे एक दो पॉइंट और याद रखना, दैट इज ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है, डेफिनेटली ये कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो जीरो से डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है, तो न्यूमेरिकली या फिर मैथमेटिकली तो वो जीरो नहीं हो सकता डेफिनेटली। लेकिन और ये भी ज्यादा लॉजिकल है कि बी, मैंने क्या बताया सर, बी सर्टेन इवेंट है,
तो सर्टेन इवेंट मतलब वो डेफिनेटली होगा। कोई भी प्रोबेबिलिटी का कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जीरो कब होता है? ये मैंने बहुत बार बताया इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी, जब वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सामने से सीना ठोक के बोल रहा हूँ कि सर्टेन इवेंट है, तो इम्पॉसिबल इवेंट कैसे होगा? और अगर वो कभी भी इम्पॉसिबल इवेंट नहीं हो सकता तो वो उसका प्रोबेबिलिटी जीरो कैसे होगा? फिर कभी नहीं हो सकता। दैट मीन्स हम लोग आराम से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड कर सकते हैं। ये मेरा पॉइंट है, हम लोग आराम से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि बी इज द सर्टेन इवेंट। बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, बी हो चुका है, उसके ऊपर डिपेंड करके मैं ए का प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसको हम लोग जब बोलते हैं वी कॉल दिस एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन द हाइपोथेसिस दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, जो अभी मैंने बोला। क्लियर है? बस और कुछ नहीं। थोड़ा सा इसको बार बार थोड़ा सा 2-4 बार और बोल के इसको क्लियर कर लो, अच्छे से दिमाग में फिट कर लो कि ये है सर ने ये पॉइंट बताया। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब भी आएगा या फिर जब क्वेश्चन आएगा ऐसा कुछ, तो हमें ये पॉइंट दिमाग में क्लियर रखना चाहिए। इसका नोटेशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का नोटेशन, कौन सा सर्टेन इवेंट है, और इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर बी को तुम लोग सर्टेन इवेंट मान के चल रहे हो, दैट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो इसका ये फॉर्मूला बनेगा एंड दिस दैट्स इट। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लोगों ने, मतलब इसका जो हमें कंसेप्ट मिला था एक्चुअली, वो एक क्वेश्चन से मिला था, रादर एक रियल लाइफ प्रॉब्लम, एक रियल लाइफ सिचुएशन से बना था, सिनेरियो से बना था। ठीक है, तो पता है वो क्या है, मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे। इसका आंसर तुम लोग दोगे, ठीक है? अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो दैट इज बेस थ्योरम में मैं इसको आंसर दूंगा। बाय द वे, बेस थ्योरम का जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा उसमें मैं इस क्वेश्चन का आंसर कंफर्म करूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सिनेरियो क्या है, देखो क्या बोल रहा है कि, और ये ना ये बिल्कुल ये होता था, ये पहले एक टीवी चैनल में ये शो हुआ करता था। क्या, कैसा शो था? एक रियलिटी शो हुआ करता था। इन अ रिनाउंड रियलिटी शो देयर वर 3 डोर्स। स्टेज के ऊपर ऐसे 3 दरवाजे, ऐसे 3 डोर्स रखा जाता था। ठीक है, और इन तीनों में से बिहाइंड ओनली 1 डोर देयर इज अ ब्रांड न्यू कार। इन तीनों में से किसी भी एक डोर के पीछे, मान लो ये है फर्स्ट डोर, ऑब्वियसली यह सेकेंड और यह थर्ड। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक डोर के पीछे वहां पे एक BMW जैसा एक बेहतरीन एक ब्रांड न्यू कार रखा जाता था। तो मान लो इसके पीछे कार है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई एम सेइंग कि कोई एक, तीनों में से किसी भी एक डोर के पीछे कार है। मान लो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डोर के पीछे एक महंगी कार, एक ब्रांड न्यू कार वहां पे रखा हुआ है। ठीक है, ओके। और बाकी दोनों जो है बिहाइंड द अदर 2 डोर्स देयर इज नथिंग, कुछ नहीं रखा है। ठीक है, अब जो एंकर है, जो रियलिटी शो का जो होस्ट है, जो एंकर है, जो स्टेज में ऐसे घूम घूम के शो को इंट्रोड्यूस कर रहा है सामने बैठे हुए ऑडियंस के साथ, तो वो क्या करेगा? वो होस्ट ही कॉल्स अ पर्सन फ्रॉम द ऑडियंस रैंडमली। कोई भी सेटिंग नहीं है किसी के साथ, कोई भी फॉर्ज नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ट्रांसपेरेंट। देखो अभी ये जो 2 नंबरी जो होता है वो अभी होता था, ये मैं बता रहा हूँ 90s, मतलब 19 समथिंग का मैं ये बता रहा हूँ। तो उस टाइम लोग जो थे वो सच्चे हुआ करते थे, है ना? तो अभी भी है लेकिन कम है। तो इसीलिए ये जो शो था ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, कोई इसमें कोई फॉर्जरी नहीं था, कोई डुप्लीकेसी नहीं था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था। ठीक है, तो वो जो होस्ट है वो ऑडियंस में से रैंडमली किसी भी एक पर्सन को कॉल करेगा एंड उस ऑडियंस में से बुलाया हुआ पर्सन को वो होस्ट पूछेगा कि आप इन तीनों डोर में से एक डोर सिलेक्ट करें, है ना? और सपोज द पर्सन सिलेक्ट द, अच्छा ओके, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है तो कार को मैं शिफ्ट कर देता हूँ। जो क्वेश्चन है उसको जस्ट समझाने के लिए, यहाँ पे कार है। हाँ, तो क्या बोलेगा कि उस ऑडियंस को बोलेगा कि आपने इन तीनों डोर में से किसी भी एक डोर को सिलेक्ट करना है, और आपका सिलेक्ट किया हुआ डोर के पीछे अगर कार मिला तो वो कार आपका, अगर नहीं मिला तो फिर से जाके बैठ जाने का ऑडियंस सीट में। ये होता था गेम। ठीक है, ओके। तो पूछा गया, तो सपोज द पर्सन सिलेक्ट द फर्स्ट डोर। ठीक है,
फर्स्ट डोर सिलेक्ट किया उस पर्सन ने, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं इस सिनेरियो को समझा रहा हूं कि वो जो कार है वो थर्ड डोर के पीछे रखा हुआ है, ठीक है। अब यहीं पे जो वो होस्ट है उसका कारीगरी है, उसका ब्रिलियंस है। वो क्या करेगा, वो ना ही फर्स्ट डोर खोलेगा जो उस पर्सन ने सिलेक्ट किया है, एंड ऑब्वियसली ना ही थर्ड डोर खोलेगा जिसके पीछे कार है। वो क्या करेगा, वो इस सेकेंड डोर को ओपन कर देगा, इस सेकेंड डोर को ओपन कर देगा, ठीक है। द होस्ट ओपन द सेकेंड डोर, एंड अब वो पूछेगा उस पर्सन से कि सर क्या अभी आप अपना आंसर चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप अपने आंसर मतलब अपने जो डोर सिलेक्ट किया है वो चेंज करना चाहते हैं, या फिर अभी जो मतलब आपका था आंसर दैट इज फर्स्ट डोर इसी के साथ ही स्टिक करना चाहते हैं, ठीक है। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि should the person, so the question is whether the person should change his answer, yes or no, what do you think? अच्छा, अगर मान लो ये भी सिनेरियो हो सकता है, तुम लोग बोलोगे सर मान लो उसने अगर थर्ड डोर ही सिलेक्ट कर लिया, तो थर्ड डोर सिलेक्ट कर लिया उस पर्सन ने जिसके पीछे कार है, तो भी होस्ट क्या करेगा, फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक डोर ओपन कर देगा। वो कार वाला डोर कभी नहीं ओपन करेगा। मान लो उसने फर्स्ट डोर ओपन कर दिया, अब पूछेगा कि तुम क्या थर्ड डोर के साथ ही स्टिक करना चाहते हो या सेकंड डोर पे जाना चाहते हो, ये पूछेगा, ठीक है। सो यहां पे सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है जो मैंने वहां पे लास्ट लाइन में अंडरलाइन लाइन में मैंने यहां पे लिख दिया है कि हाउएवर द होस्ट विल नेवर ओपन द डोर बिहाइंड विच द कार इज एट द वेरी फर्स्ट प्लेस whether the person has selected the correct door or not। वो कभी वो डोर नहीं खुलेगा, जो होस्ट है जिसके पीछे कार है उस पर्सन ने उस डोर को अगर सिलेक्ट किया नहीं भी किया तो भी नहीं खुलेगा। तो एनीवेज, तो दिस इज द सिचुएशन एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन टू मी, एंड नॉट ओनली दैट सर, ऐसे तुक्के से आंसर नहीं देना है, इसको पूरा एक्सप्लेन करके फॉर्म करके मुझे इसका आंसर देना है। और मैं डू नॉट वरी, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बेस थ्योरम का जो वीडियो होगा उसमें मैं इसको अच्छे से क्लैरिफाई करूंगा, समझाऊंगा कि क्या कुछ होगा नहीं होगा वगैरह वगैरह। सो फिलहाल के लिए मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, कि उस पर्सन को अपना आंसर चेंज करना चाहिए कि नहीं इस सिचुएशन, ठीक है। ओके, सो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सो मैंने कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस यहाँ पे रखा है फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिस तरीके का क्वेश्चंस पेपर में आता है बिल्कुल। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल इजी हलवा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ऐसा क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाता है, ठीक है, कि जिसमें ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ होगा, उसके साथ कुछ और डेटा दिया हुआ होगा और हमें ऐसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। ऐसे 1 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा देखने को ज़रूर मिल जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे बोला गया कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है। तो ये बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना कि नीचे कौन सा प्रोबेबिलिटी है, तो बी नीचे है तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे जाएगा ऑब्वियसली, और ऊपर लिखना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, बाय द वे ये तो सभी को पता है कि ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम ही होता है ना। इंटरसेक्शन में कौन आगे जा रहा है कौन बाद में जा रहा है क्या फ़र्क पड़ता है, वो सेम इंटरसेक्शन मतलब सेम कॉमन रीजन को ही वो डिनोट करता है, चाहे वो ए इंटरसेक्शन बी हो या फिर बी इंटरसेक्शन ए हो, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड थिंग, ठीक है। तो अब इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए, तो देखो ऑलरेडी सब चीज़ें यहाँ पे गिवन है, दैट इज़ ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी गिवन है, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब ए इंटू बी इज़ नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी, ये तो मैंने बहुत बार बताया है। सो दिस इज़ 1+4 गिवन इन द क्वेश्चन। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है क्वेश्चन में एंड दैट इज़ 1/3। तो सिंपली यहाँ पे पुट कर देना है वैल्यूज़ और कुछ नहीं। सो 1/4 बाई 1/3 जो मुझे दिख रहा है, राइट। तो ये 1/4 रहेगा और ये 1/3 ऊपर जाएगा, सो 3 हो जाएगा, सो इट विल बिकम 3/4। ज़रा कमेंट में बताना कि ये वैल्यू सही आया कि नहीं, करेक्शन अगर मतलब गलत आया होगा तो डेफिनेटली बताना इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ऐसा जो इजी क्वेश्चंस होता है ये तो तुम लोग आराम से कर लोगे, हालांकि होमवर्क के लिए और 2-3 क्वेश्चन मैं दूंगा बाद में। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा
ऊपर करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं चीज़ों को आगे। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी इट इज़ गिवन एज 0, और हमें प्रूव करना है ये, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, ठीक है। और जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स इज ए प्लस बी। तो पहले बेटा कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। नंबर वन, ये जो x है जो कि लिखा हुआ है ए प्लस बी का मतलब होता है इन सेट दैट इज ए यूनियन बी। ये पहले क्लियर कर लो, ए प्लस बी का मतलब होगा ए यूनियन बी। दूसरा, यहाँ पे जो लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो लिखा है यहाँ पे x अपॉन सी, दिस इज एक्चुअली x मतलब क्या है, अभी मैंने बताया यूनियन, ए यूनियन बी, राइट। तो दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई सी अपॉन सी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग, अच्छा हम लोग ए यूनियन बी बाद में पुट करेंगे, पहले फॉर्मूला फॉलो कर लेते हैं। तो एक्स अपॉन सी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज एक्स इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। सही है, सिर्फ मैंने यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पुट किया और कुछ नहीं पुट किया, सही है। अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं, हम ये जो न्यूमरेटर है एक्स इंटरसेक्शन सी, इसको पहले पकड़ते हैं एंड इसका वैल्यू पहले निकालने का कोशिश करते हैं। तो आ जाओ, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, एक्स इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मतलब क्या बताया था मैंने अभी, ये देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये है, ये टर्म जो है ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अभी पता है हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, अभी हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है। आई होप तुम लोगों को याद है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा। ये जो इंटरसेक्शन सी है ये इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो वो कैसे बनेगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, फिर बीच में आएगा ये यूनियन साइन, फिर बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसके बाद अभी हम इसके ऊपर जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम मतलब जो एडिशन रूल हुआ करता था वो हम अप्लाई कर देंगे। कैसे, देखो कुछ नहीं करना है, आई होप ये तुम लोगों को याद है, हाँ बिल्कुल याद होना चाहिए। और इसका प्रूफ भी, बाय द वे इसका जो प्रूफ मैंने करवाया था, अच्छा मैं प्रॉपर्टी लिख दूँ जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज, आई होप ये याद है तुम लोगों को। सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन एन मैं लिख रहा हूँ, एंड ये क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन। ये जो एडिशन रूल हुआ करता था, जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, इसका प्रूफ जो मैंने करवाया था, जो थ्योरम्स का जो वीडियो है, प्रोबेबिलिटी का जो थ्योरम्स रिलेटेड जो वीडियो है जिसमें सिर्फ थ्योरम्स ही है, प्रॉपर्टीज़ है, तो उसमें छोटा सा मिस्टेक था, और वो मिस्टेक जो था वो मैंने कमेंट में पिन करके सही इसका प्रूफ मैंने कर दिया है। तो जब भी वो देखोगे तो वो ज़रूर कमेंट देखना, उसका पिंड कमेंट देखना, उस पिंड कमेंट में मैंने करेक्ट प्रूफ वहाँ पे करके प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो मन ही मन हमें इसको एम सोचना है और इस बी इंटरसेक्शन सी को एन सोचना है, और ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना है। तो बेटा क्या मिल जाएगा, देख लो, तो ये हमें मिल जाएगा प्रोपर्टी ऑफ एम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम दैट इज दिस, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन दैट इज दिस, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, सही है। यहाँ तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और साइड में आते हैं, मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ। अच्छा, अभी इसके बाद है ना, इसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो देखो अभी हम लोगों ने जैसे देखना है यहाँ पे, जैसे इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के हम लोगों ने ब्रेक किया था, है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के जैसे हम लोगों ने ब्रेक किया था, इसमें शायद नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, कुछ और कलर यूज़ करते हैं, हाँ। तो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के जैसे हम लोगों ने ब्रेक किया था, तो सिमिलरली इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के हम लोग इसको तो जोड़ भी सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग वो करेंगे अभी स्टेप में, ये जो टर्म है देखो, इसके ऊपर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के इसको थोड़ा सा कंसाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे पता है क्या है, ये जो इंटरसेक्शन सी है ये ए एंड बी इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा कंसाइज करें, थोड़ा सा छोटा करें, तो देखो हम क्या ये लिख सकते हैं इन द नेक्स्ट लाइन, इक्वल्स टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी जैसा है उसको ऐसे छोड़ दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी को भी छोड़ दो। अब ये जो माइनस वाला टर्म है, क्या हम लोग उसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो अगर इसको तुम लोग ब्रेक करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे, तो देखो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन सी, बीच में आएगा ये इंटरसेक्शन साइन, फिर बी इंटरसेक्शन सी, तो यही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसको जोड़ भी सकते हैं, उसको तोड़ भी सकते हैं, दैट इज अप टू यू, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस महाशय का वैल्यू 0 है, वो क्यों, देखो इधर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन में ये भी तो गिवन था, अभी तक हम लोगों ने इसको टच भी नहीं किया। देखो क्वेश्चन में तो ये भी गिवन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू 0। देखो मैंने पहले ही बताया, ये जो इंटू होता है, दिस इज एक्चुअली इंटू, मतलब बीच में होता है इंटरसेक्शन साइन। ये तो अभी तुम लोग को क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार ये यूज़ कर लिया। सो इसका मतलब ये जो टर्म है, ये 0 हो जाएगा। सो हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट लाइन में इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। सही है। तो हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था, हम लोगों ने इस टर्म को एक्सपांड करते हुए स्टार्ट किया था, हम लोगों ने इस टर्म से स्टार्ट किया था, तो हम उससे ये पहुंच गए। मतलब अभी हमारे पास, सो वी हैव, क्या रिजल्ट मिला, भाई अभी हमारे हाथ में रिजल्ट क्या है, अभी हाथ में ये रिजल्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अभी हम एक काम करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से डिवाइड कर देते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से हम लोग इसलिए डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमें ये निकालने बोला है, मतलब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये यहाँ पे है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डिनोमिनेटर में है, तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 0 नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट बी 0, ग्रेटर देन 0 ही होगा। नेगेटिव भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। दैट मीन्स हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी दोनों साइड को प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड को, सभी टर्म्स को, दोनों साइड में LHS एंड RHS में सभी टर्म्स को प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से डिवाइड कर देते हैं। तुम लोग ब्रैकेट में लिख देना कि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तुम लोग इसको इसके साइड में यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे इसके साइड में लिख देना, जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग जरूर लिख देना। तो बेटा ये क्या बन जाएगा फिर, सर ये क्या है, सर ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन बन गया, ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अपॉन सी, तो लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अपॉन सी इक्वल्स टू, सर ये भी तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन बन गया, सर ए अपॉन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन सी प्लस, सर वो भी बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई सी। सर यही तो प्रूव करना था, सर ऑटोमेटिक प्रूव हो गया और मज़ा भी आ गया। बेटा मज़ा आए तो एक लाइक ज़रूर करना, लाइक करने से मिलता है मोटिवेशन। प्रूव्ड, हाँ सर प्रूव हो गया, है ना, हम लोग तो प्रूव नहीं करना चाहते थे, ऑटोमेटिक प्रूव हो गया, यही है। ठीक है, क्योंकि अगर फॉलो करोगे स्टेप्स, कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप, ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, चलो। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैं थोड़ा सा होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ, बिकॉज इसमें जो चीज़ें निकालना है ये ऑलरेडी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है एंड ए यूनियन बी गिवन है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, तुम लोग ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करके, जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वो यूज़ करके पहले तुम लोग यहाँ से क्या निकाल लोगे, पहले तुम लोग यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पे सभी वैल्यूज, इसका वैल्यू पता है, पुट करना और पहले यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लेना। जैसे ये मिल जा रहा है तो तुम्हें ये भी मिल जाएगा आराम से, क्योंकि इसका वैल्यू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, निकाल लोगे। एंड इसका भी वैल्यू निकाल लोगे क्योंकि ये भी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ध्यान रखना बेटा इसमें नीचे ए है, राइट। तो हो गया बस। और फिर बोला कि आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, ए आर बी इंडिपेंडेंट होने के लिए तुम लोग को चेक कर लेना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर हो रहा है, अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है तो डेफिनेटली दे आर इंडिपेंडेंट, अदरवाइज नॉट। बस होमवर्क दिया मैंने, और कंफर्म करना चैट में क्या बोल रहा हूँ, कमेंट में कंफर्म करना सभी का वैल्यूज की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या आया, बी बाई ए क्या आया एंड इंडिपेंडेंट हुआ कि नहीं, ये तीनों चीज़ कंफर्म करना इन द कमेंट सेक्शन। मैं रिप्लाई वहीं पे दूंगा कि किन लोगों का करेक्ट आया, किन लोगों का गलत आया। डन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
ओके सो अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से कि इन एन एग्जामिनेशन 30% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स, 25% in mathematics, 12% in both physics and mathematics. A student is selected at random. Find the probability that, अब कुछ डिफरेंट केसेस हैं, इन केसेस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा समझते हैं इसको और एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को ले लेते हैं, मतलब क्लैरिफाई कर लेते हैं। सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ मैं। ओके सो हमें इवेंट्स को पहले क्लैरिफाई कर लेना है। तो ऐसे ले रहा हूँ कि लेट ए एंड बी डिनोट द इवेंट्स कि ए स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स, किसी लड़के को, किसी स्टूडेंट को, बच्चे को फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट याद आ रहा होगा, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ। एंड ए स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स। तो हम लोगों ने दो इवेंट ले लिया, ए एंड बी, बहुत बढ़िया। ओके तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या क्या डेटा गिवन है देख लो। So according to the question, probability of A, that is A क्या था, फिजिक्स में फेल कितना था, 30% ऑफ स्टूडेंट्स हैज फेल्ड इन फिजिक्स। तो probability of A is given as 30/100 and that is 0.3 हम लोग ले सकते हैं, कॉमा। probability of B क्या है, मैथ्स में फेल करने का probability and that is 25%, राइट। तो probability of B बन जाएगा 0.25। अरे भाई 25/100 करने से 0.25 ही तो मिलेगा। ओके एंड बोथ, दोनों सब्जेक्ट में फेल 12%, बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो क्या होगा 0.12 मतलब 12/100, 0.12। ठीक है, अच्छा अब एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, द स्टूडेंट हैज फेल्ड इन फिजिक्स इफ इट इज नोन दैट ही हैज फेल्ड इन मैथमेटिक्स। मतलब हमें निकालने बोला है कि देखो समझ में आ रहा है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे हो रहा है यहाँ पे, कैसे चीजें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ कनेक्टेड हो रहा है। कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑलरेडी इट इज गिवन, समझना, ऑलरेडी इट इज गिवन इफ इट इज नोन दैट ही हैज फेल्ड इन मैथमेटिक्स, दैट मीन्स ये लड़का ऑलरेडी मैथ्स में फेल हो चुका है। दैट मीन्स बी इवेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। ऑन दिस सिचुएशन हमें निकालना है कि द स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज फेल्ड इन ऑल्सो फेल्ड इन फिजिक्स। दैट मीन्स बी इवेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, इसके ऊपर डिपेंड करके, मतलब ऑन दिस सिचुएशन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट। दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, एक सेकेंड। ओके सो लेट अस सॉल्व इट। ओके सो नंबर 1 ये क्या होगा फिर, ऐसे लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ठीक है, जो यहाँ पे निकालना है वो मैं लिख रहा हूं बट यूजिंग ए एंड बी। सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो फिजिक्स में फेल होने का प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। सर यही तो निकालना है, बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड मतलब वो ऑलरेडी मैथ्स में फेल कर चुका है। अब इस सिचुएशन में मुझे फिजिक्स में फेल होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड एंड दैट विल बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। क्या बताया था, जो ऑलरेडी ऑकर हो चुका है वो रहेगा नीचे,
वो आएगा बाद में, उसके ऊपर आएगा जिसका इवेंट, जिसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय जो नीचे है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0.12 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.25। सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट किया और कुछ नहीं, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेटर में थोड़ा सा करोगे कैलकुलेशन तो मिल जाएगा 0.48, एज सिंपल एज दैट। नंबर टू प्यार से करना, समझ के करना, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या है? द स्टूडेंट हैज फेल्ड एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, है ना, एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स। हालांकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं तो कर लेते हैं। तो एटलीस्ट वन ऑफ द मतलब एटलीस्ट वन कब ये यूज होता है पता है? थोड़ा सा लाइट चला गया, कोई बात नहीं, तुम लोग थोड़ा सा देख लेना। जब मतलब आइदर ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ टू सब्जेक्ट्स में वो फेल कर चुका है, मतलब दोनों में से किसी भी एक में फेल करेगा तो हम उसको उठा लेंगे। दैट मीन्स आइदर ए हैज ऑकर्ड और बी। अब ये आइदर और मतलब क्या लगता है उनके बीच में? तब सर यूनियन लगता है। सर यूनियन होता है जब आइदर और होता है, जब और ये सिचुएशन होता है, जब या फिर एटलीस्ट वन ऑफ टू होता है। सो तब हम लोग बीच में यूनियन को यूज करते हैं। सो दिस इज बेसिकली आइदर ए और बी। मैं यहीं पे लिख देता हूं, आइदर ए और बी, और दैट इज ए और बी। तो जब भी एटलीस्ट वन ऑफ टू दिखे तो वो कंफर्मली तुम लोग यूनियन कर दो, ए और बी कर दो, ठीक है। सो नंबर 2 तुम लोग ये पूरा स्टेटमेंट लिखना, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट पूरा लिखना कि द स्टूडेंट हैज फेल्ड एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स इक्वल टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सभी वैल्यूज गिवन है, सभी वैल्यूज गिवन है, सिंपली पुट करना है 0.3 प्लस 0.25 माइनस 0.12, कैलकुलेट करना आराम से और इसका वैल्यू मिल जाएगा 0.43। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द स्टूडेंट हैज पास्ड एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स। अरे दैया, अरे रे अरे अरे, अब क्या हुआ सर? यहां पर भी आइदर और है, एटलीस्ट वन है, लेकिन अब फेल की जगह पे पास्ट है। अब बेटा समझो, अगर ए इवेंट डिनोट कर रहा है कि फेल है तो पास किससे डिनोटेड होगा? सर ए कंप्लीमेंट से। पास का कंप्लीमेंट क्या होता है? फेल, या फिर फेल का कंप्लीमेंट क्या होता है? पास। हम लोगों ने जो ए इवेंट लिया है दैट इज फेल्ड इन फिजिक्स, तो पास्ट इन फिजिक्स क्या होगा सर? ए का कंप्लीमेंट, बस। तो इसका मतलब ये जो है दिस इज आइदर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों में से किसी एक में पास करेगा तो उसका मम्मी पापा हो जाएगा खुश, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू पास्ट इन मैथ्स। अरे ए मैथ्स वाला था ना फिजिक्स वाला था, फिजिक्स ना, हाँ सॉरी तो फिजिक्स होगा। ए फिजिक्स लिया था ना हम लोगों ने, हाँ ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इज पास्ट इन फिजिक्स एंड बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, मतलब द इवेंट, है ना, इवेंट। या तुम लोग ये फुल सेंटेंस में लिखना कि द स्टूडेंट हैज पास्ड इन फिजिक्स, द स्टूडेंट हैज पास्ड इन मैथ्स। मैं तो सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूं, पास्ड इन मैथ्स, ठीक है। तो अभी हमें निकालना क्या है सर? हमें निकालना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मत लिखना, तुम लोग ये पूरा लिखना, नंबर 3 का ये स्टेटमेंट पूरा लिखना, यहाँ पे ये स्टेटमेंट पूरा लिखना, एंड दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। सर यहाँ पे अभी हम लोग डी मॉर्गन यूज कर देते हैं। अब याद है ना डी मॉर्गन, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये होता था डी मॉर्गन, बहुत बार किया हम लोगों ने। और यहाँ पे अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट का जो कंसेप्ट था 1 माइनस कर देने का, वो हम यहाँ पे यूज कर देते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने डी मॉर्गन यूज किया, और फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यूज किया। अब इसका वैल्यू पता है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू पता है ना, तो ये हो जाएगा, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी कितना था 0.12, तो ये हो जाएगा 0.88। डन हो गया। लास्ट एक बात एक बचा है अभी, जो मैं यहीं पे कर दूंगा, नंबर 4। क्या है? द स्टूडेंट हैज पास्ड इन मैथमेटिक्स इफ ही फेल्ड इन फिजिक्स। ले लो, अब निकालो इसका, अब इसका वैल्यू निकालो। क्या बोला गया कि वो इफ ही हैज ऑलरेडी फेल्ड इन फिजिक्स, तो ऑलरेडी वो फेल कर चुका है फिजिक्स में, ऑलरेडी फेल्ड इन फिजिक्स, है ना, फिजिक्स है ना, फिजिक्स, दैट इज फिजिक्स में फेल होना मतलब कौन सा इवेंट था? फिजिक्स में फेल मतलब ए इवेंट, दैट इज ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। देखो क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें पता चलेगा कि सर इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाए या फिर नॉर्मली हो जाएगा। तो इसके ऊपर डिपेंड करके हमें निकालना है कि पास्ट इन मैथमेटिक्स, इसके ऊपर ये ऑलरेडी हो चुका है, मतलब वो बच्चा फिजिक्स में फेल कर चुका है, अब जैसे तैसे वो मैथ्स में पास होना चाहता है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सो हियर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, क्या होगा सर? ए इवेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, उसके ऊपर निर्भर करके मुझे बी कंप्लीमेंट निकालना है बेटा, समझना, बी कंप्लीमेंट निकालना है। कंप्लीमेंट क्यों हुआ? क्योंकि ये रहा मैथ्स में पास होने का इवेंट क्या था? बी कंप्लीमेंट, और बोला गया है कि हाँ पास्ट इन मैथ्स, तो दिस इज द थिंग इन दिस केस। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम लोग ये फॉर्मूला याद रखना, दिस इज फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थिंग, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मूला यूज करके, कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला यूज करके हम लोग ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 1 माइन, मतलब यहाँ पे जो बी कॉम्प्लीमेंट था ना, इस बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर सिर्फ ये 1 माइनस ये अप्लाई हो जाएगा, और ये होता है ना। यहाँ पे मतलब लॉजिक ये है कि जो मतलब एक नॉर्मल इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी वो सेम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। ये एक थ्योरम है, एक स्टेटमेंट है, एक अंडरस्टैंडिंग है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, मतलब वही सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ध्यान रखना इस बार नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, यहाँ पे नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था, अब यहाँ पे नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। सिचुएशन का जो भी डिमांड रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें रिएक्ट करना है। 1 माइनस 0.12 बाई 0.30, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आंसर, ये आ जाएगा 0.60, इसका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। देखो मजा आए तो लाइक जरूर करना, एक है ना, एक लाइक जरूर करना, और जरा डिस्क्रिप्शन में चेक करना कोर्सेज के लिए केमिस्ट्री एंड सी प्रोग्रामिंग का, ठीक है, ओके। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेबसाइट में थोड़ा सा मैं तुम लोगों को लेके आया हूँ, क्योंकि ज़रा बता दूँ कि फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए, सेकंड सेमेस्टर में जो भी है उन लोगों के लिए 2 कोर्सेज बहुत दिनों से चालू है ऑलरेडी। मैं ये थोड़ा सा तुम लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो वेबसाइट में जाना है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सिंपली अगर टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिख के सर्च करोगे गूगल में तो वेबसाइट आ ही जाएगा सबसे ऊपर, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। तो 3 चीज़ें अवेलेबल है, चल रहा है बहुत दिनों से। एक तो है सी प्रोग्रामिंग का लाइव क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस विथ ऑल PYQ एंड ऑल थ्योरी, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आता है ना, तो बच्चे जो है वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो थ्योरी के साथ ढेर सारा प्रैक्टिस, ढेर सारा क्वेश्चंस, PYQ एवरीथिंग विद द एंटायर सिलेबस, एंड दैट टू लाइव क्लासेस फॉर सी प्रोग्रामिंग। एंड केमिस्ट्री के लिए है रिकॉर्डेड क्लासेस, केमिस्ट्री का चल रहा है ऑलरेडी, बहुत सारा मॉड्यूल कवर हो चुका है, और सी का भी पोर्शन कवर हो चुका है, सभी का रिकॉर्डेड वर्जन ऑलरेडी स्टोर्ड है वहाँ पे। तो एनरोल करोगे तो अगर मिस भी हो गया तो कोई बात नहीं, वो तुम लोग को आराम से मिल जाएगा। तो मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ ओवरव्यू कि कैसे कहाँ से मिलेगा। तो वेबसाइट में जाना है, वेबसाइट में जाके ये जो ऊपर है यहीं पे दिख जाएगा, या फिर ये जो ऊपर कोर्सेज करके दिख जाएगा, इस कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना, तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लॉगिन करके, जब भी तुम लोग परचेस करोगे तो ऊपर से यहाँ पे एक लॉगिन करके अपना अकाउंट बना के फिर परचेस करना, तो फिर जो है प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, अपना डिटेल्स देके, यूजर नेम पासवर्ड देके, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस दिखाएगा। तो फिर अपने यहाँ पे ये जो एनरोल्ड कोर्सेज करके दिख रहा है, इस एनरोल्ड कोर्सेज में आना है, और इस
एनरोल्ड कोर्सेज के अंदर यहाँ पे जो जो कोर्सेज तुम लोगों का एनरोल्ड है वो दिखा देगा। फॉर एग्जांपल मैं एक बार केमिस्ट्री में यहाँ पे जाके स्टार्ट लर्निंग के ऊपर क्लिक करना है बेटा, है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से कोर्स जो है वो ओपन हो जाएगा और देख सकते हो ये एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट मॉड्यूल है ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अच्छा, फिर यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये कंप्लीटेड है, थर्मोडायनामिक्स अभी चल रहा है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पूरा कंप्लीटेड है और बाकी जो भी स्टीरियो केमिस्ट्री बाकी जो पोर्शन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड ये ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ स्टोर्ड है, नॉट ओनली वीडियोस, उसके साथ साथ क्लास का लेक्चर नोट्स भी पूरा पूरा यहाँ पे सेव्ड है। तो यहाँ से तुम लोग आराम से एक्सेस कर सकते हो। ये हो गया केमिस्ट्री का। और बाकी जितना भी जो भी पोर्शन रिमेनिंग है वो तो इस मंथ के अंदर ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है विथ ऑल द हैंड रिटन नोट्स और मिनिमल से मिनिमल प्राइस में। अच्छा, मैं प्राइस बताता हूँ लेकिन उसके पहले थोड़ा सा सी प्रोग्रामिंग का भी मैं दिखा दूँ। और एक सेकेंड, डैशबोर्ड में आ जाते हैं फिर से डैशबोर्ड पे। एंड डैशबोर्ड में आने के बाद फिर से एनरोल्ड कोर्सेज के अंदर जाना है और यहाँ पे आके फिर से जाना है अभी सी प्रोग्रामिंग पे। यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग में क्लिक करना है। ये जो सी प्रोग्रामिंग है इसके ऊपर स्टार्ट लर्निंग के ऊपर अगर क्लिक करोगे तो सी का जो वीडियोस है वो ओपन हो जाएगा। देखो ऑलरेडी जो फर्स्ट है बेसिक्स ऑफ सी, ये कितना सारा लेक्चर्स है ऑलरेडी पूरा यहाँ पे कवर्ड है अभी और यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे हर सैटरडे संडे सर जो है वो लाइव क्लासेस लेते हैं और उस क्लासेस का नोट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो अभी ये सब कुछ क्लासेस हो चुका है तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। अब इसके बाद जब भी एनरोल करोगे ये तो देख ही सकते हो, फिर इसके बाद जो सैटरडे संडे को लाइव क्लासेस होगा उनमें भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बेहतरीन तरीके से ये पढ़ा रहे हैं यहाँ पे विथ ऑल द डिटेल्स, विद ऑल द थ्योरीज एंड ऑल, जो कि ज़्यादा चाहिए यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए। उसके साथ साथ ऑल द PYQ का सॉल्यूशन, टिप्स एंड ट्रिक्स, और फ्यूचर के लिए भी ये प्रिपेयर कर दे रहे हैं क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं उन्हें तो ये चाहिए और इसका जो एडवांस वर्जन है वो भी चाहिए, तो उसके लिए भी ये प्रिपेयर कर देता है। बहुत ही होनहार लड़का है और एक्सपीरियंस्ड है, प्रोफेशनल है, तो उसको पता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए करके, तो बहुत दायित्व के साथ वो करा रहा है। तो डेफिनेटली अगर चाहो तो इसको अवेल कर सकते हो। अभी मैं थोड़ा सा ले चलता हूँ फिर से कोर्सेज पेज में। अच्छा, अगर मैं अभी प्राइसेस का बता दूं तो देखो इंडिविजुअली दो कोर्सेस अवेलेबल है सी एंड कंप्यूटर का। तो ये अभी डिस्काउंट शुरू से ही लगा हुआ है, मैंने उसको कुछ नहीं किया, वो चल रहा है अभी अपने अकॉर्डिंग चल रहा है। तो सी का अभी तुम लोग इसको अगर अप्लाई करोगे वो कूपन कोड तो ये मिल जाएगा। तो ये केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का 299 में मिल जाएगा ये पूरा, और सी का 399 में मिल जाएगा कूपन कोड लगा के, क्योंकि वो लाइव कोर्स है और इसलिए। और उसका जो कोड्स वगैरह है जो वो भी प्रोवाइड कर देते हैं और हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि बेस्ट होगा अगर तुम लोग ये कॉम्बो वाला ले लेते हो, दैट इज जिसमें सी एंड कंप्यूटर दोनों सी एंड केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड केमिस्ट्री दोनों मिल जाएगा, केवल सिर्फ और सिर्फ 499 में। तो ज़्यादा देर ये ऑफर नहीं रहेगा, तो जल्दी जल्दी ले लो, है ना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ रहा है तो प्रिपरेशन भी करना है पूरा प्रॉपरली। प्रिपेयर करो, अच्छे से एग्जाम दो, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर लेना चाहते हो तो डेफिनेटली अवेल कर सकते हो, अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, तो जाके एक बार चेकआउट कर लेना। तो बस इतना ही बताना था। अब चलते हैं, जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, लास्ट ये क्वेश्चन बनाएंगे फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअस क्वेश्चन है, पढ़ना अच्छे से, है ना। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, देखो क्या लिखा है। ये बोल रहा है कि ए एंड बी दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस है इन अ केस। ठीक है, तो कुछ केस हो गया है और हम लोग है अभी फिलहाल कोर्ट में, और दो विटनेस है हमारे पास ए एंड बी। बहुत बढ़िया। तो सिचुएशन क्या है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल स्पीक द ट्रूथ इज एक्स। ठीक है, मतलब सपोज 50%, तो आउट ऑफ 100 और 1/2, मतलब अगर वो दो बातें बोलता है तो उनमें से एक सच बोलता है दूसरा झूठ बोलता है, ऐसा है ए। तो द परसेंटेज इज नॉट गिवन, इट इज सेइंग x, so the probability that a will speak the truth is x and the probability that b will speak the truth is y। बाय द वे मुझे पता नहीं है क्वेश्चन मैंने पहले करवाया कि नहीं करवाया, अगर करवाया तो ठीक है, अगर नहीं करवाया तो भी ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनता है तो मैं तो वो यहाँ पे ज़रूर करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा, तो फिर क्या लिखा है, ए एंड बी एग्री इन अ सर्टेन स्टेटमेंट, शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू इज दिस। ठीक है, तो पता है ये सिनेरियो क्या है कि देखो समझना, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अच्छा मान लो कि एक दो दोस्त है, इस तरीके से ये सोचो, दो दोस्त हैं एंड कॉलेज में एग्ज़ाम था, इंटरनल एग्ज़ाम CA3 था, और वो दोनों ही देने नहीं आए। ठीक है, फिर वो दोनों नेक्स्ट दिन आए, एग्ज़ाम के बाद क्लास में आए, तो टीचर ने पूछा कि बेटा
तुम दोनों ही एग्जाम देने क्यों नहीं आए, है ना। और फिर उन दोनों को उन दोनों ने बोला कि सर हम नहीं आ पाए। बस फिर टीचर ने उन दोनों को कुछ नहीं बोलने दिया, उन दोनों को दो अलग अलग रूम में बैठाया, ठीक है। और फिर उन दोनों को एक ही क्वेश्चन दिया। टीचर ने बोला कि देखो तुम एग्जाम देने नहीं आए तो इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने का, सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैं तुम दोनों को दूंगा, उसका आंसर लिखना है। सही है। क्वेश्चन क्या दिया, दोनों को अलग रूम में बैठा है, ठीक है। एंड क्वेश्चन दोनों को सेम दिया है। क्वेश्चन क्या दिया कि तुम क्यों नहीं आ पाए कल एग्जाम देने, वाई यू आर एबसेंट यस्टरडे, एंड क्यों नहीं आ पाए एग्जाम देने। इसको भी सेम दिया, उसको भी सेम दिया। अब इसका सिनेरियो क्या हो सकता है, ये दोनों बच जाएगा अगर दोनों ने सच बोला, ठीक है, और इन दोनों का स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ मैच हो गया, दैट इज स्टेटमेंट एग्री हो गया, स्टेटमेंट ट्रू हो गया। या फिर दोनों ने झूठ बोला लेकिन दोनों ने सेम झूठ बोला। इन दोनों का बचने का चांस कहां पे है, अगर ये दोनों सच बोल रहे हैं और दोनों ही सच बोल रहे हैं कि हाँ सर दोनों, मैं इसके घर में पूजा था तो मैं इसके घर गया था, और उसने लिख रहा है मेरे घर में पूजा था और वो मेरे घर आया था, बच गया दोनों। सेम झूठ या फिर सेम सच, जो सच में सच था तो दोनों ही सच बोल रहा है तो भी बच गया। लेकिन ऐसा हुआ कि इसने ये एक रीजन लिख दिया, इसने एक रीजन लिख दिया, और जो कि दोनों मतलब दोनों को इन्वॉल्व करके एक रीजन है कि मान लिया इसने लिख दिया कि मेरे उस दोस्त का तबीयत खराब था तो मैं उसको देखने चला गया था, और उसने लिख दिया कि इसका तबीयत खराब था तो मैंने इसको देखने चला गया था, काम खत्म। सही है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला जा रहा है तो यही वही दोनों है, ए एंड बी। तो ए का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी इज एक्स, बी का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी इज वाई। अब बोल रहा है कि ए एंड बी एग्री इन सर्टेन स्टेटमेंट, मतलब दोनों एक स्टेटमेंट में दोनों का स्टेटमेंट मैच हो रहा है या फिर दोनों एग्री कर रहे हैं। तो ये कब करेगा, अगर दोनों ही सच बोले या फिर दोनों ही झूठ बोले। और झूठ मतलब हम इस केस में ये पकड़ के चलेंगे कि दोनों सेम झूठ बोलेगा। तो शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू इज दिस, तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोचना। तो हमें यहाँ पे दो केसेस कंसिडर करना है जहां पे दोनों ही सच बोल रहा है या फिर दोनों ही झूठ बोल रहा है। इन बोथ दिस केसेस द स्टेटमेंट विल होल्ड, द स्टेटमेंट विल बी एग्रीड। क्लियर। चलो अब इसको थोड़ा सा हम लोग लिख के प्रॉपरली सॉल्व आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। सो वी राइट लाइक दिस, वी एज्यूम that the issue of this issue of अच्छा ना ऐसा लिखते हैं, issue is of, एक सेकेंड, issue is of yes no type, where both A and B, where both A and B know the truth। ये थोड़ा सा इनिशियल लाइन से, अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये सिर्फ समझने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। thus if they both lie, then also their statements एग्री। ठीक है, जो ये पॉइंट शुरू में क्लियर कर देना जरूरी था। अगर सच बोलेगा तो एग्री करेगा ही दोनों का स्टेटमेंट, है ना। दो विटनेस है, अगर वो दोनों सच बोल रहा है तो डेफिनेटली एग्री करेगा। लेकिन अगर दोनों ही झूठ बोल रहा है और दोनों सेम झूठ बोल रहा है तब भी एग्री कर जाएगा, जो कि आजकल होता है जनरली। कोर्ट्स में तो यही होता है, अभी सच कौन बोलता है, सब तो फॉर्ज्ड होता है, इसलिए तो ये हो रहा है। एनीवेज हम लोग काम करते हैं फिलहाल। ओके सो अभी हम लोग ऐसे लेते हैं कि लेट, अभी कुछ इवेंट्स हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि लेट टी ए बी द इवेंट which denotes कि A speaks the truth।
मैं शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दिया, तुम लोग प्रॉपरली लिखना कि लेट टी ए बी द इवेंट सच दैट ए स्पीक्स द ट्रूथ एंड टी बी बी द इवेंट वेयर बी स्पीक्स द ट्रूथ। क्लियर है? तो मैंने दो इवेंट कंसिडर कर लिया, टी ए एंड टी बी, दोनों का सच बोलने का इवेंट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे वो वाला लाइन लिखूंगा जो मैं सब मतलब बार बार बता रहा हूं। सो देन देयर स्टेटमेंट्स agree if both of them speak the truth or they lie। है ना? अभी मैंने बताया अगर दोनों ही सेम झूठ बोलेगा पहले से सजा के तो फिर भी ये स्टेटमेंट एग्री होगा, और अगर दोनों सच बोलेगा तो डेफिनेटली एग्री होगा। सो देयरफॉर दिस इवेंट इज, मतलब ये जो लास्ट लाइन लिखा इसका इवेंट, दिस इवेंट इज देयरफॉर दिस इवेंट इज डिनोटेड बाय एम से डिनोट कर रहा हूं, इज इक्वल टू टी ए इंटरसेक्शन टी बी यूनियन टी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन टी बी कंप्लीमेंट। बेटा यही सब कुछ है, ये अगर समझ लोगे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखो टी ए इंटरसेक्शन टी बी, टी ए क्या था, ए सच बोल रहा है, टी बी क्या था, बी सच बोल रहा है, दोनों ही सच बोल रहा है। बोथ जब आता है तब इंटरसेक्शन लगता है, तो इसलिए टी ए इंटरसेक्शन टी बी ये कौन सा इवेंट हो गया कि बोथ आर टेलिंग द ट्रूथ। सही है। टी ए कंप्लीमेंट मतलब A is speaking the false, A is lying, TB complement, B is lying, TA complement intersection TB complement मतलब ये कौन सा हो गया, both telling the lie। और बीच में यूनियन क्यों लगा है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि अगर ये होगा मतलब अगर TA इंटरसेक्शन TB होगा तो भी स्टेटमेंट एग्री होगा, या फिर TA कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन TB कंप्लीमेंट होगा तो भी स्टेटमेंट एग्री हो जाएगा। सो आइदर और टाइप ऑफ सिनेरियो है, और हमें पता है जब भी आइदर और लगता है या फिर सिंपली और लगता है, जो कि दिख भी रहा है मेरे सर के ऊपर और लिखा हुआ है, तब दोनों इवेंट के बीच में हमें यूनियन लगाना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूनियन डाला है। ये पूरा क्लियर है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी था। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा फिर इसके बाद अभी हम लोग थोड़ा सा इसको मतलब इसी को हमें सॉल्व करना और कुछ नहीं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा चीज़ों को एक बार समझ लेते हैं। अभी हम एक काम करते हैं कि ये जो इवेंट हम लोगों ने एम इवेंट लिखा है ना, इसका प्रोबेबिलिटी पहले एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। सो नाउ बाकी हम ये टारगेटेड प्रोबेबिलिटी नहीं है ना, क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इस एम का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। आ जाओ। सो ऐसे लिखते हैं कि नाउ सिंस ये बाद में लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं कि नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, है ना, मैं दोनों साइड में प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर रहा हूं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए इंटरसेक्शन टी बी यूनियन टी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन टी बी कंप्लीमेंट हो गया, इक्वल्स टू, देखो बेटा हम लोग के पास ये स्टेटमेंट हुआ करता था, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये था हमारे पास। अच्छा यहीं पे लिखा हुआ था ना, मैं यहीं से दिखा देता हूँ। अच्छा ये रहा, ये था ना हमारे पास, इसको देखना। और ये जब ये होता था, इससे हम लोग ये लिख सकते हैं कि जब ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुआ करता था, तब A इंटरसेक्शन B 5 होता है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, दोनों साइड में प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दिया, और 5 का प्रोबेबिलिटी होता है 0। दैट मीन्स व्हेन A and B are mutually exclusive events, that means A and B completely individually अलग अलग से हो रहा है, उनके बीच में कोई कॉमन कुछ नहीं है, कोई कॉमन टर्म नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या बन जाएगा, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B बन जाएगा। ये थोड़ा सा याद रखना होता है हमें।
ठीक है, दैट मीन्स ये वाला टर्म पूरा गायब हो जाएगा, दिस टर्म विल वैनिश, दिस टर्म विल बिकम जीरो। कब? इफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, चलेगा? ओके, तो यहां पर हम लोग वही यूज करेंगे। हाँ, तो हम लोग इसके नीचे लिख सकते हैं इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए इंटरसेक्शन टी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए, अरे 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 हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी बी कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि तुम लोग साइड में लिख देना कि सिंस टी ए इंटरसेक्शन टी बी एंड टी ए complement intersection TB complement are mutually disjoint। disjoint लिख सकते हो, exclusive लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बेटा सोच के देखना, ये क्यों मैंने disjoint बोला? क्योंकि जब TA इंटरसेक्शन TB वाला इवेंट होगा, दैट मीन्स दोनों ही जब सच बोलेगा, तब ऑब्वियसली जो दूसरा इवेंट है दैट इज ये कॉम्प्लीमेंट वाला, ये होने का कोई चांस ही नहीं है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में कोई कॉमन कुछ आ ही नहीं सकता। सिमिलरली जब दोनों ही झूठ बोलेगा, लाई करेगा, तब डेफिनेटली जो सच बोलने का इवेंट है वो होने का कोई चांसेस नहीं है। सो दे आर कंप्लीटली डिसजॉइंट, एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब कोई कॉमन पार्ट नहीं है इनके बीच में। सो दैट इज वाई वी कैन यूज दिस फॉर्मूला हियर, राइट? ओके, अभी हम लोग अब देखो इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब फिर से ये सोच के देखो, मैं इसको लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बी, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा सर, ऐसे इंटू कैसे कर दिया? और इंटू हम लोग कब कर सकते हैं? जब ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो। बेटा ये भी सोच के देखना, यहाँ पे तुम लोग इसको लिखना, यहाँ पे नीचे साइड में, क्योंकि साइड में जगह नहीं है, तुम लोग साइड में लिखना कि सिंस टी ए एंड टी बी आर इंडिपेंडेंट एज वेल एज टी ए कॉम्प्लीमेंट एंड टी बी कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट। और ये इंडिपेंडेंट क्यों है ये भी मैं बता देता हूं। देखो, जब जो वो हम लोगों ने वो एग्जाम्पल सोचा था, जब हम लोगों ने दो स्टूडेंट को दो अलग रूम में बैठाया था, तो इसको तो पता नहीं है कि ये क्या लिख रहा है उसका आंसर, या फिर इसको पता नहीं है कि ये क्या आंसर लिख रहा है। तो ये इन दोनों का जो आंसर्स है ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दोनों ही सोलली इंडिविजुअली अपना अपना यहाँ पे आंसर्स लिख रहे हैं। सेम विटनेस के लिए भी है ना, कि जो सच बोल रहा है, मतलब पहले ए का हो गया, बयान हो गया, पहले ए का हम लोगों ने स्टेटमेंट ले लिया, फिर बी का लेंगे, एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो दैट इज वाई दीज आर इंडिपेंडेंट। और जब इवेंट जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है, आई होप तुम लोगों को ये याद है, और अभी मैंने वो भी दिखाया था ऊपर उस क्वेश्चन में कि ये रहा, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन ये, इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन ये होता है कि उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, सही है, इक्वल्स टू। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ओके। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए मतलब ए का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी, सर वो कितना है क्वेश्चन में गिवन है, एंड दैट इज एक्स, तो इसकी जगह पे मैंने एक्स लिख दिया, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बी दैट इज बी का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी, बी का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है वाई, तो इसकी जगह पे मैंने वाई लिख दिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज ए का झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी, वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 1 - x, है ना सर। 1 - x कहाँ से आया ये भी बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए, इतना तो पता ही है, कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट है, फर्स्ट लेक्चर से मैं बताते आ रहा हूँ। सो ये हो गया 1 - x, तो ये हो गया 1 - x, एंड बी का झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1 - y, सही है। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो देखो क्या मिल रहा है, xy 1 - x - y प्लस xy, सिंप्लीफाई करने से क्या मिल रहा है 1
माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2xy। सर डिनोमिनेटर तो मिल चुका है, हमें लगा था यही फाइनल आंसर है। नहीं, अभी मैंने बताया था ना कुछ देर पहले से थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो ट्विस्ट के लिए हम लोग चलते हैं इन द नेक्स्ट पेज। अच्छा, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब निकालना क्या है। अभी तक हम लोगों ने एम इवेंट समझा कि क्या है एंड एम का प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकाल लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन समझना यहाँ पे जो हमें निकालने बोला है, शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट दिस क्या लिखा, अच्छा, प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, ये जो एम है, जो एम इवेंट है जो अभी तुम लोग के सामने है, ये एक्चुअली कौन सा इवेंट है, ये वो इवेंट है जहां पे दोनों का स्टेटमेंट एग्री हो रहा है, सेम हो रहा है। अब ये सेम कैसे हो सकता है, सच बोलने से सेम हो सकता है, झूठ बोलने से सेम हो सकता है, लेकिन हमें ये सच बोलने वाला केस हमें पिक करने के लिए बोला है एज द फाइनल प्रोबेबिलिटी। देखो लिखा है शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दैट मीन्स यहाँ पे एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी इसमें छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है कि हमें निकालना है कि इन दोनों का स्टेटमेंट एग्री हो रहा है, दैट इज एम तो हो रहा है ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट, ऑन बिहाफ ऑफ ये दोनों सच बोल रहा है। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो समझ में आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ तो यहाँ पे जो मान लो एक एन इवेंट मैं ले लेता हूँ, एन इज एन इवेंट जो कि डिनोट कर रहा है कि बोथ टेलिंग द ट्रूथ, बोथ टेलिंग द ट्रूथ। सो अगर ये है तो एन सिंबॉलिकली कैसे डिनोटेड होगा, सर टी ए इंटरसेक्शन टी बी। हम लोगों ने देखा था ना ये वाला पार्ट, जब दोनों ही सच बोल रहा है, ये तो वही है, राइट। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट इज द स्टेटमेंट इज एग्रीड, दैट इज गिवन, द स्टेटमेंट इज एग्रीड दिस अ सर्टेन इवेंट। ये जो एम है यहाँ पे दोनों का स्टेटमेंट एग्री हो रहा है, दिस इज द सर्टेन इवेंट। लेकिन ये मतलब हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी कि व्हेन मतलब देयर स्टेटमेंट इज एग्रीड, अब इसके ऊपर डिपेंड करके दोनों ने सच बोल के उसको एग्री किया है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालो। फिर से बता रहा हूं कि दोनों ने ए एंड बी ने सच बोल के, बोथ हैव स्पोकन द ट्रूथ, दोनों ने सच बोल के इन स्टेटमेंट को एग्री किया गया है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालो। क्योंकि ये कोर्ट है, यहाँ पे झूठ का कोई महत्व नहीं है, झूठ बोलोगे तो पकड़ के फिर से जेल में डाल देगा। तो हम ये चाहते हैं कि दोनों सच बोल रहा है एंड सच बोल के दोनों का स्टेटमेंट एग्री हुआ है, या फिर उल्टा मुझे बोलना चाहिए कि दोनों का स्टेटमेंट एग्री हो चुका है, द जज हैज सेड यस द स्टेटमेंट इज एग्रीड, दोनों का स्टेटमेंट मैच हो गया। लेकिन जज ये चाहता है कि दोनों सच बोल के इसको एग्री करे। तो दोनों का स्टेटमेंट हैज एग्रीड, दोनों का स्टेटमेंट हैज एग्रीड इज द सर्टेन इवेंट, जो कि नीचे रहेगा। ऑन बिहाफ ऑफ दैट हमें ये फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कि दोनों सच बोल रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज कि दे बोथ ना, ऐसे लिखते हैं कि एकदम बिल्कुल मैं आसान शब्दों में लिख देता हूं ताकि तुम लोग इसको कनेक्ट कर सको कि द स्टेटमेंट इज एग्रीड, द स्टेटमेंट इज एग्रीड ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है, दोनों का स्टेटमेंट मैच कर चुका है। सर्टेन इवेंट अब इसके ऊपर ऑन बिहाफ ऑफ दिस हम चाहते हैं कि दोनों सच बोल के इसको एग्री करे। सो बोथ स्पीक्स द ट्रूथ, बोथ स्पीक द ट्रूथ। ये है यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मेट। द स्टेटमेंट इज एग्रीड, एग्री हो गया, दोनों का मैच कर गया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, केस जीत गए हम लोग। लेकिन जज चाहते हैं दोनों सच बोल के इसको एग्री करे। सो ऊपर रहेगा कि दे आर टेलिंग द ट्रूथ, बोथ स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, तो इसको सिंबॉलिकली फिर क्या बन जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ स्पीक द ट्रूथ। कौन सा इवेंट है सर, एन इवेंट है, एन, और नीचे क्या रहेगा, द सर्टेन इवेंट, दैट इज द स्टेटमेंट इज एग्रीड। ये कौन सा है, द स्टेटमेंट इज एग्रीड वाला, द स्टेटमेंट इज एग्रीड वाला इवेंट है ये एम, जो रहेगा नीचे। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन एम डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। बेटा इतना प्यार से कंसेप्ट
कहीं पर नहीं मिलेगा तो एक लाइक ज़रूर बनता है ना। अच्छा तो अच्छा अब देखो यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन एम है, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज एन इंटरसेक्शन एम मतलब एन और एम ये दोनों में कॉमन पार्ट, एन और एम इन दोनों में कॉमन पार्ट। तो अगर एन और एम का दोनों का जो जिस तरीके से डिफाइंड है, अगर देखोगे ये रहा तुम्हारा एन जो कि है ये, और ये है तुम्हारा एम जो कि है ये, इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है सर, इन दोनों में ये वाला पार्ट कॉमन है। तो वो जो इंटरसेक्शन है हमें पता है इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन पार्ट को ही लिखते हैं, राइट। तो हम उसके जगह पे क्या लिखेंगे, कहाँ पे लिखें, यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, तो वहाँ पे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन और इंटरसेक्शन एम जो है उसका कॉमन पार्ट जो है टी ए इंटरसेक्शन टी बी है, तो मैंने वो लिख दिया डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, ठीक है। अब टी ए इंटरसेक्शन टी बी किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो तो हम लोगों ने यहीं पे देख लिया। ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बी हो जाएगा, फिर वो उसके जगह पे आ जाएगा एक्स इंटू वाई, तो न्यूमरेटर बन गया एक्स इंटू वाई एंड डिनोमिनेटर क्या बनेगा, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है सर, ये रहा 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2x वाई प्रूव्ड, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। आई होप मज़ा आया तुम लोगों को, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया डिफरेंट टाइप्स का, है ना। तो वैसे पूरा प्लेलिस्ट ख़त्म करना, अच्छे से देखना, प्रैक्टिस करना जितना ज़्यादा हो सके। हम प्रैक्टिस सेशंस और लेके आएंगे, डू नॉट वरी। केस थ्योरम बाकी है, मैं शायद इस गैप में करा नहीं पाऊँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है। 12th के बाद मैं फिर से फ्री हो जाऊँगा आफ्टर 12th, दैट इज संडे से, तो मैं बहुत सारे मतलब जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है वो मैं कराते हुए चलूँगा, डू नॉट वरी। और प्रैक्टिस भी करवाएंगे बहुत सारा, एंड दैट्स इट। इस वीडियो के लिए मैं यहीं तक ही रख रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।